everyone, welcome back to World Student Scope. My name is Prembada and we are going to continue with metals and non-metals. Previous lecture में हमने बात की थी about the reactivity series, ठीक है? Reactivity series के अलावा we have talked about the properties of ionic bonds and ionic compounds के बारे में हमने बात की थी. Also we talked about the occurrence of metals and extraction of metals from its low activity series, right? आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स मिडिल एक्टिविटी सीरीज एंड हाई रिएक्टिविटी सीरीज. उसके अलावा वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट साथ के साथ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट अस नाउ बिगिन विद आवर टॉपिक. ऑलराइट, सो बात करेंगे बेटा सबसे पहले टॉपिक की. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. हमने लो एक्टिविटी सीरीज की बात कर ली थी जिसमें हमने सिंपल हीटिंग का यूज किया था. हीटिंग से हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किए थे जिसमें हमने पहली चीज की थी अबाउट सिनेबार एक्सट्रैक्ट किया था. सेकेंड हमने कॉपर एक्सट्रैक्ट किया था. क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज की. सो द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, इनमें से बेटा मेटल्स जैसे हैं आयरन है, जिंक, लेड, कॉपर. अच्छा, कॉपर जो है बेटा इन सम केसेस इट रिएक्ट्स, इसी वजह से हम इसको मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कहते हैं. एंड इन सम केसेस इट डज नॉट रिएक्ट्स, तो हम इसको लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में भी रख देते हैं. ठीक है, ओके. सो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं and these are usually present as sulfides और कार्बोनेट्स इन नेचर. अगर आप बेटा मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाले एलिमेंट्स की बात करो जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है. ये बेसिकली बेटा अगर आप नेचर की बात करो तो नेचर में या तो ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आइदर दे आर प्रेजेंट इन दी कार्बोनेट ओर फॉर्म. क्लियर? नाउ प्रायर टू रिडक्शन the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides. बेटा ये चीज जो ये वाली बात लिखी हुई है ना, ये हमने पिछले रिएक्शन में भी देखी थी जो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया था इन दी लो एक्टिविटी सीरीज. उसमें हमने देखा था कि जो सल्फाइड ओर था जैसे HGS था, इसको हमने सबसे पहले किस में किया था, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, HGO में कन्वर्ट किया था अगर आपको याद हो तो सेम काम करना है बेटा. रिडक्शन करने से पहले, ऑक्सीजन रिमूव करने से पहले सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को आपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है. ठीक है जी. उसके अलावा क्या है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. लेकिन ये होगा कैसे? कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को अगर आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, सल्फाइड कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ेगी इन एक्सेस एयर. मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस एयर का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन. ज्यादा ऑक्सीजन में आप ज्यादा हीट कर रहे हो, सब कुछ एक्सेस है, ज्यादा कर रहे हो. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग. जैसे हम कोई चीज जला देते हैं, रोस्ट कर देते हैं, है ना. कई बार क्या होता है जब हम ब्रेड रोस्ट करने जाते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा रोस्ट कर देते हैं, कई बार तो ब्रेड पूरी जल जाती है, राइट. सेम यहां पे हम मेटल कार्बोनेट एंड सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. इसको हम कहते हैं रोस्टिंग. बेटा रोस्टिंग डेफिनेशन, रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये देख लेना किसी ना किसी पेपर में आपको रोस्टिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इसके अलावा जो अगला रिएक्शन है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके पेपर में आएगा ही आएगा. चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे 3 मार्क्स में आए, 4 में आए, 5 में आए, लेकिन ये रिएक्शन आएगा. क्लियर? इसको बोलते हैं रोस्टिंग. तो बेटा ZnS जिंक सल्फाइड, देखो ये सल्फाइड हो रही है, जिंक सल्फाइड, ये क्या है, सल्फाइड हो रहा है जिंक का.
इसको मुझे क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सब मुझे क्या करना है, हमने बात की थी ना सल्फाइड और कार्बोनेट को हमने सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या दे रही हूं, हीट कर रही हूं। तो अब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आया है। क्लियर? ये रिएक्शन देखो, ZnS जिंक सल्फाइड था, उसको मैंने ऑक्सीजन में एक्सेस एयर में हीट दिया है तो जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। क्लियर? अब आगे देखो, नाउ द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। जो सल्फाइड ओर थे, पिछला हमने रिएक्शन किया सल्फाइड ओर का, तो हमने उसमें एक्सेस एयर दी, बहुत ऑक्सीजन हमने दिया है एंड उसको हमने स्ट्रांगली हीट कर दिया। लेकिन जब आप कार्बोनेट ओर को ट्रीट करते हो, क्या है ये, जिंक कार्बोनेट, ये क्या हो गया बेटा, कार्बोनेट ओर है जिंक का। ठीक है जी। तो जब कार्बोनेट आ जाता है बेटा, आप उसको भी हीट करते हो, लेकिन डिफरेंस इतना है कि आप उसको लिमिटेड एयर में हीट करते हो। सल्फाइड ओर को आपने एक्सेस एयर में हीट किया, मैं कहां यहां लिख देती हूं मैं। सल्फाइड ओर जब हमने बात की थी ZnS की, सल्फाइड ओर को आपने एक्सेस एयर दे दी, एक्सेस एयर दे दी। अब जब कार्बोनेट ओर आया, कार्बोनेट ओर जिंक कार्बोनेट आया, तो आपने यहां पे इसको बेटा लिमिटेड एयर दे दी, ये होगी लिमिटेड एयर। ये याद रखना है बेटा, ये पॉइंट याद रखना है, आप इंटरचेंज कर दोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको लिख लेना है कहीं पे। सल्फाइड ओर में आपने एक्सेस एयर दी है, कार्बोनेट ओर में आपने लिमिटेड एयर दी है। क्लियर? दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। जहां पे आप लिमिटेड एयर देके हीट करते हो कार्बोनेट ओर को और फिर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो। यहां भी देखो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहां पे फर्क इतना है कि यहां पे लिमिटेड एयर है। यहां मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैं ये अंडरस्टूड है कि मैं लिमिटेड एयर दे रही हूं। ठीक है? एंड देन इट हैज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ गया, क्योंकि यहां पे कार्बोनेट प्रेजेंट है। यहां पे सल्फाइड कोई नहीं लिखेगा, सल्फर डाइऑक्साइड कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि यहां पे आपके सल्फर किसी को दिख रहा है, कहीं नहीं है सल्फर, कार्बोनेट है इधर। ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। बेटा जी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके रिएक्शंस याद होने चाहिए, जो रिएक्शन किए हैं, किसमें एक्सेस एयर लग रही है, किसमें लिमिटेड एयर लग रही है, क्या उसके रिएक्शन है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर, इट्स अ मस्ट मस्ट मस्ट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इन दोनों प्रोसेस से हमने अभी तक जिंक ऑक्साइड बनाया है, अभी भी हमें प्योर जिंक नहीं मिला है। याद रखो, अभी भी सिर्फ जिंक ऑक्साइड है, प्योर जिंक नहीं मिला है। अब क्या करेंगे हम? नाउ देखो, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अब मेरे पास जो जिंक ऑक्साइड आया है, मेरे पास जिंक ऑक्साइड कहां से आया है? एक तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड आया है रोस्टिंग से, रोस्टिंग प्रोसेस से किया है। रोस्टिंग प्रोसेस किसका किया है मैंने? ZnS का किया है। ठीक है जी। और एक मेरे पास जिंक ऑक्साइड आया है कैल्सिनेशन से, कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू आया है, जिसमें मैंने किसको रिड्यूस किया है? ZnCO3 को, जिंक कार्बोनेट को रिड्यूस किया है, तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड आ गया है। अब मुझे जिंक ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यूज करूंगी कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो इसका ऑक्सीजन ले जाए। अगर मैं जिंक से ऑक्सीजन हटा दूं तो जिंक रिड्यूस हो जाएगा। इफ आई रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक इट विल बी रिड्यूस्ड। समझ आया? तो उसके लिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रही हूं? कार्बन। कार्बन मैं ले रही हूं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब मैंने अगर इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो प्योर जिंक बाहर आ जाएगा। ये लो, हमें हमारा जिंक मिल गया, प्योर जिंक बाहर आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ गया। बेटा यहां पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखना है,
आप सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग देखोगे, जिंक बाहर आ गया और एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ही ऑक्सीजन है, तो आप एक ही ऑक्सीजन बाहर निकालोगे। अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ नहीं निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो हमने मेटल्स इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कैसे किया है? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन से हमने क्या बनाया है? मेटल ऑक्साइड बनाया है। मेटल ऑक्साइड बना के उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, यहां देख लो क्या चल रहा है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड के बाद हमने मेटल ऑक्साइड को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया, फिर हमें क्या मिल गया? मेटल मिल गया। तो ऐसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखो क्या है? ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। कि अगर आप मेटल्स को उनके कंपाउंड से बाहर निकालते हो, कि जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल प्रेजेंट है, अगर उस कंपाउंड से आप मेटल को बाहर निकालो तो वो भी प्रोसेस हो गया रिडक्शन का, उसको भी हम रिडक्शन बोल देते हैं। कैसे? द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। कैसे हो रहा है? अब देखो, हम सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि बेटा नेचर वाइज आपको पता है कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आर हाईली रिएक्टिव। अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपसे क्या बोला था कि हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हाई रिएक्टिव मेटल लो की जगह आ जाए तो लो वाला एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लो वाला मेटल बाहर आ जाएगा। तो ये भी तो रिडक्शन का प्रोसेस हुआ ना बेटा। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ये रिएक्शन है, ये आपको बैलेंसिंग में बेटा आ सकते हैं। हर एक रिएक्शन याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी आ सकता है। आपको इतना रिएक्शन दिया जाएगा, बाकी आपको खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां पे क्या बोला है? जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, मैंगनीज इज Mn, ठीक है जी, मैंगनीज इज Mn। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 को आप एल्यूमिनियम पाउडर से अगर रिएक्ट करवा रहे हो, तो पहली बात तो ये देखो कि मैंगनीज बाहर आ गया, मैंगनीज मेटल बाहर आ गया, ये लो मैंगनीज बाहर आ गया, और एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस तो किया ही मैंगनीज को, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। क्लियर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट जनरेट हुई। तो बेसिकली एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को डिस्प्लेस कर लिया, उसकी वजह से मैंगनीज बाहर आ गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर आ गया। तो ये क्या प्रोसेस हुआ बेटा? रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। कैसे? मैंगनीज के साथ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया मैंगनीज के पास से, तो रिडक्शन प्रोसेस हो गया। उसकी जगह एल्यूमिनियम ले ली, डिस्प्लेस कर लिया। क्लियर? तो ये भी एक रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। अब ये देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेचर क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। क्या मतलब हुआ हाईली एक्सोथर्मिक का? मतलब हीट रिलीजिंग, कि इनमें से बेटा हीट रिलीज होती है। दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? So the amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. अगर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो वो हीट रिलीजिंग एक्सपेरिमेंट रिएक्शन है। तो लेट्स सपोज अगर हीट रिलीज हो रहा है तो हीट इतना रिलीज होता है कि जो भी आपका मेटल बाहर आ रहा है, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो मोल्टन फॉर्म में आता है। जैसे मैंने बात की थी ना, आयरन को अगर आप बहुत ज्यादा हीट दो तो वो कैसे पिघल जाता है, ऐसे ही पिघले हुए मेटल्स आते हैं, मोल्टन फॉर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ज्यादा निकलती है इसमें से, राइट? उसके अलावा द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3
क्या है, Fe2O3। रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। बेटा थर्माइट रिएक्शन पे आपको भी क्वेश्चन आए हैं, ये रिएक्शन अकेला इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा जी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है, इतना हीट रिलीजिंग है कि ये रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने के काम आता है। रेलवे ट्रैक्स जिस पे ट्रेन्स चलती हैं उसमें देखो कितने हैवी आयरन यूज होता है, एंड उसके लिए आपको क्या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी? तो उसमें आप क्या किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड, इसको आपने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया, तो एल्यूमिनियम ने बेटा आयरन डिस्प्लेस कर लिया। पहले तो आप ये देख लो, तो आयरन तो आपका आ गया बाहर, आयरन बाहर आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया उसके अलावा, और हीट तो रिलीज हो ही रही है सिंस इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन याद रखना है, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, जो किसके किसके बीच में होता है, आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम इज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है जी, ये याद रख लेना। हाँ जी, अब बात करेंगे बेटा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब उन मेटल्स की बात करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल टॉप पे है, सबसे ऊपर, जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब। ठीक है? सो द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ये तो है ही बात कि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। उनको आप ऐसे सिंपल हीटिंग से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ही उनको निकाला आपने बाहर, तो सोडियम पोटेशियम तो इतने रिएक्टिव हो, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। क्योंकि थोड़ा भी अगर आपने उनको अकेले छोड़ा एटमॉस्फेयर में, तो दे विल रिएक्ट इमीडिएटली। तो यहाँ पे वो वाले काम नहीं अब आएंगे जो आप पहले यूज कर रहे थे। अब आपको थोड़ी डिफरेंट टेक्निक यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को आप रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन से, वो दोबारा रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी? नाउ दे हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। क्यों? क्योंकि हमने बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था कि ये सारे ही मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर? तो कार्बन के साथ उतना नहीं रिएक्ट करेंगे जितना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर? तो अब इसके लिए करें क्या हम? व्हाट कैन वी डू टू एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स? तो बेटा मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। यहां पे अब आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी टू रिड्यूस दीज मेटल्स। कुछ काम नहीं आ रहा, रिडक्शन काम नहीं आ रहा, हीटिंग काम नहीं आ रही, सीधा सीधा आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले लो। यहां पे आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर दोगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। जितने भी आपको ये मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम दिख रहा है, उनको आप सिर्फ और सिर्फ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लेकिन उनके मोल्टन स्टेट में। ठीक है? जो पिघले हुए होते हैं, पिघले हुए और क्लोराइड के साथ लगे हुए, क्लोरीन के साथ लगे हुए। जैसे सोडियम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, मोल्टन स्टेट, फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैग्नीशियम MgCl2, फिर वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, तब आप उसको मोल्टन स्टेट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब आपको मोल्टन स्टेट चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? सो द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। सबको पता है इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, कि जो मेटल्स हैं वो कैथोड पे आते हैं क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड क्यों? कैथोड ये रहा, ये कैथोड है माइनस। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे आ जाते हैं कैथोड पे, तो ये भी बता देती हूं मैं। सोडियम है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम है, कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा पॉजिटिव वाले तीनों नेगेटिव पे आएंगे ना, समझ आया? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे मोल्टन स्टेट में, जब आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इनके अलावा क्लोरीन किस में आएगा? नेगेटिव पे आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, क्लोराइड के फॉर्म में है तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव आ गए हैं मेटल्स। क्लोरीन जो है वो तीनों ही केस में नेगेटिव आया है एंड ये डिसोसिएट हो गए हैं सॉल्यूशन में। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे आ जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे चले जाएंगे और इस तरह आप मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर लोगे। क्लियर? वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये चला जाएगा एनोड पे, क्लोरीन चला जाएगा एनोड पे जो कि पॉजिटिव होता है। समझ आ गया? तो इस हिसाब से आपको मेटल्स अलग मिल जाएंगे और क्लोरीन अलग चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, राइट? अब ये भी देख लो बेटा, एट कैथोड क्या होता है NaCl अगर आप ले रहे हो तो, सोडियम आ गया कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे आ गया क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? सो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। ये बात सभी को समझ में आ गई? हाई रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ, अगर आप हाई रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस ही करनी पड़ेगी उनके मोल्टन क्लोराइड्स में। मोल्टन क्लोराइड्स मतलब NaCl, MgCl2, CaCl2, ठीक है? अब आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक चला जाएगा कैथोड पे, दूसरा चला जाएगा एनोड पे। क्लियर? ऑल राइट। अब आता है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे आपको क्वेश्चन आए हैं पेपर्स में, डायग्राम के भी ऊपर आपको क्वेश्चन आया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे, कि जो आपकी इमेज दी हुई है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत इजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो अब ध्यान देना है आपने, ठीक है? नाउ various impurities are present in the metals which are produced from various reduction processes। अब क्योंकि बेटा हम इतने प्रोसेसेस कर रहे हैं और जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो एक्सट्रैक्शन के लिए जहां पे आपको प्योर मेटल्स चाहिए, तो आप कोई भी प्रोसेस करते हो तो बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको एकदम प्योर मेटल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए आपको उसको थोड़ा और पॉलिश करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, राइट? उसको अच्छे से एकदम क्लीन करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा मेटल्स को, राइट? सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो सबसे यूज्ड एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड मेटल्स को रिफाइन करने का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और यही हम इसके बारे में ही हम बात करेंगे अब। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। जितने आप मेटल्स के नाम पढ़ रहे हो, ये सारे मेटल्स जनरली किससे हम रिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलिटिकली। In this process, the impure metal is made the anode and thin strip of pure metal is made the cathode। क्या होता है? ध्यान दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप थ्योरी में लिखोगे, जब आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हें ये लाइन जरूर मेंशन करनी है, श्योरली मेंशन करनी है। क्या होता है प्रोसेस में कि जो इम्प्योर मेटल होता है, जो अभी तक प्योरीफाई नहीं हुआ है, उसको आप एनोड लेते हो पॉजिटिव। समझ आ गया? एंड जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, एकदम प्योर रिफाइंड, उसको आप लेते हो कैथोड, जो नेगेटिव है, उसको आप कैथोड पे रख देते हो। क्लियर? अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एंड जो सॉल्यूशन आप यूज करते हो लिक्विड, वो आप उसी मेटल सॉल्ट का यूज करते हो
जो आप मेटल कैथोड पे रख रहे हो, जो मेटल कैथोड पे रख रहे हो, या जो भी मेटल आपको चाहिए जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसी का आप मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे। आप अगर कॉपर मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट लोगे, जिसमें कॉपर होना चाहिए, और कोई नहीं लोगे। क्लियर? जो आपने मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। क्लियर? अब समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है। तो डायग्राम ध्यान से देखो बेटा, ये आपको टैंक दिख रहा है। अब टैंक में आपने रखा है कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड रखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हमने यहां पे एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर। वी आर एक्सट्रैक्टिंग कॉपर हेयर। ठीक है, तो ये बेटा थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल। ठीक है, एंड ये एनोड है जहां पे क्या है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। क्लियर? यहां पे आपने ले लिया है सॉल्यूशन कौन सा, कॉपर सल्फेट। क्यों कॉपर सल्फेट लिया है? क्योंकि हमें कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर? ये सॉल्यूशन जो दिख रहा है आपको लिक्विड, ये सारा कॉपर सल्फेट है। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो बेटा एनोड में, सबसे पहले एनोड में देखो, एनोड में इम्प्योर कॉपर है, यहां पे इम्प्योर कॉपर है। तो ये क्या करेगा बेटा, इम्प्योर कॉपर यहां से निकल के सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, और जो बाकी इसमें से इम्प्योरिटी गंदगी है वो सारी नीचे डिपॉजिट होगी, वो सारी नीचे आती रहेगी। तो ये वाला जो है रॉड, एनोड, ये छोटा 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 होता चला जाएगा। क्यों? इम्प्योरिटी सारी नीचे आ गई, नीचे गिर गई जितनी भी इम्प्योरिटी थी, और इसमें से जो कॉपर है प्योर, वो सारा कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे। देखो कैथोड पे आया जा रहा है, क्यों? कॉपर पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हुए जा रहा है, मतलब यहां पे कॉपर आया जा रहा है, इधर कॉपर इकट्ठा हो रहा है सब जगह, यहां पे कॉपर है इकट्ठा हो रहा। उसके अलावा सॉल्यूशन से भी कॉपर आ रहा है, सॉल्यूशन से भी कॉपर आ रहा है, 2+ और SO4 2 नेगेटिव। जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहां से भी कॉपर आ रहा है, और सल्फेट जो नहीं चाहिए वो ऑलरेडी सॉल्यूशन में ही है। तो जो इंप्योरिटीज थी वो एनोड मड के फॉर्म में नीचे आ गई, और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हुए जा रहा है, और यहां पे लेयर बन गई है कॉपर की, यहां पे लेयर बन गई कॉपर की। अब आपको यहां पे प्योर कॉपर मिल जाएगा, अब आपको यहां से प्योर कॉपर मिल गया। क्लियर? ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो कैसे रही है। ध्यान से सुनना है इसको, नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके देखो लेक्चर, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, अब क्या है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। क्या बताया था मैंने आपको, एनोड में से प्योर मेटल बाहर आ गया और इंप्योरिटीज एनोड मड में गिर गई, नीचे गिर गई। ठीक है, एक बात ये, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट में से भी कॉपर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोसिएट हो गया ना बेटा, वहां से भी कॉपर आ रहा है, इम्प्योर एनोड से आ रहा है, इम्प्योर उसमें से भी कॉपर निकल के आ रहा है ना, इसमें से भी कॉपर निकल के आ रहा है, एंड जो डर्ट है वो कहां जा रहा है, एनोड मड में। ये हमने देख लिया था उसमें डायग्राम में। क्लियर? नाउ soluble impurities go into solution and insoluble impurities settle down at the bottom known as anode mud. ठीक है,
इम्प्योरिटीज एनोड मड में नीचे सेटल होगी। कॉपर जहां से भी आ रहा है इम्प्योर, वो सब कहां जा रहा है? कैथोड पे आ रहा है। कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। कैथोड पे हर जगह से क्या आ रहा है? कॉपर, और उसकी लेयर फॉर्म हो रही है कॉपर की। कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से भी आ रहा है, एनोड से भी आ रहा है। क्लियर? ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी। समझ में आ गया सभी को? तो एक अब आपके पास बेटा फ्लो चार्ट गिवन है एनसीईआरटी में, वो फ्लो चार्ट आपने याद रखना है। बहुत आसान सा तरीका आपको दिया हुआ है टू रिमेंबर एवरीथिंग। फ्लो चार्ट याद कर लो, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओर है, ओर से हमने मेटल निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हमने सबसे पहले किया था, जिसमें हमने बात की थी सल्फाइड ओर्स की। उसको हमने रोस्ट किया था, हीट किया था, तो हमारे पास मेटल आ गया, फिर हमने उसकी रिफाइनिंग कर दी। क्लियर? फिर आप मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी पे आओ, तो दो हमने बोले थे, दो और होते हैं, या तो मेटल्स कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट होते हैं या तो सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं। अगर तो सल्फाइड ओर में है तो रोस्टिंग करते हैं हम, रोस्टिंग के रिएक्शन हमने पढ़ लिए। कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करते हैं, ये रिएक्शन भी पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास ऑक्साइड आ जाता है मेटल का। मेटल का ऑक्साइड आने के बाद हम उसको रिडक्शन कर देते हैं। किससे हमने रिडक्शन की थी? कार्बन से। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कर दिया। अब आप मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी पे आ जाओ। हाई रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और सिंपल सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है बस। इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी आपको मेटल्स मिलेंगे हाई रिएक्टिविटी में, और आपके पास प्योर मेटल आ गया यहां पे। ठीक है जी, ये आप याद कर लो बेटा फ्लो चार्ट, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको सारे रिएक्शंस पता लग जाएंगे। उसके अलावा जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने इस लेक्चर में किया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडिल एक्टिविटी सीरीज, हाई एक्टिविटी सीरीज एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। उसके अलावा जो फ्लो चार्ट हमने एंड में किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दैट। एवरी स्टेप ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका बेस बना रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक रह गया कोरोजन, द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।